हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसमें आज हम कल की जो थ्योरी थी उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। देखिए, कल हमने बताया था थ्योरी में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक इक्वेशन है वो, या बेसिक जो कंडीशन है वो F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होती है। इसका इसका मीनिंग ये है कि जो फोर्स एक्ट करता है वो ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करेगा। यानी जब आप किसी सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं तो जैसे मान लीजिए मीन पोजीशन से आप इसको राइट में ले गए इस तरफ, तो जो एक्स है वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट को हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे। एक्स पॉजिटिव होगा, जो फोर्स एक्ट करेगा वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि फोर्स ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करता है। ठीक, अगर हम इस बॉब को लेफ्ट में ले जाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ करेंगे, तो हम डिस्प्लेसमेंट को माइनस एक्स बोलेंगे। ठीक, जो फोर्स एक्ट करता है अब वो राइट को एक्ट करेगा, यानी कि फोर्स किधर होगा, पॉजिटिव को होगा। ठीक है ना, यानी इस तरफ हम प्लस एक्स लेंगे, इधर माइनस एक्स लेंगे। जब प्लस एक्स को जाएगा तो फोर्स जो है वो इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, यानी कि दोनों ही कंडीशन में फोर्स ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करता है। जितने भी सिंपल पेंडुलम के केस हैं सभी में ऐसा ही होगा। अगर हमने कल एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व किया था और आपने देखा था कि जो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट देगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आती है। इसमें ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम जाता है, यानी अगर बॉब यहाँ तक जाती है तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है यहाँ तक। इसको आगे नोट भी करेंगे। और y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर होगा। इसका मीनिंग हम y भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ x लिख दिया है तो आप डिस्प्लेसमेंट को x ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को x लेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को y लेंगे। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट जब हम मेजरमेंट करते हैं ये ऑलवेज मीन पोजीशन होगा। ठीक, अब यहाँ नेचुरल है, ये जो टर्म होता है फेज को बाद में डिटेल में लिखाया जाएगा कल के लेक्चर में। ओमेगा टी प्लस फाई को हम फेज बोलते हैं और फाई को हम इनिशियल फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज। फिलहाल आप ये समझ लें कि इनिशियल फेज का मीनिंग है कि जब टाइम हमने स्टार्ट किया है टी जीरो है तब वो किस पोजीशन पर है, कहां पर है वो। ठीक, हम पूरी जर्नी को 2 पाई में डिवाइड करते हैं, यानी इसका मीनिंग होता है कि जैसे ये ऑसिलेशन होता है आपका, मान लीजिए आपका मीन पोजीशन से कॉर्नर तक गया, तो जो टाइम पीरियड है आपका, टाइम कब कंप्लीट होगा, जब यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा फिर इधर आएगा और फिर वापस मीन पोजीशन पर आएगा, तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। ठीक, इसी को हम अगर एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ अगर 0 डिग्री बनाते हैं तो ये 2 पाई होता है कंप्लीट जर्नी में। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम है पीरियड का वो t/4 लगेगा और जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक आने में वो π/2 होगा। ठीक, क्योंकि टोटल जर्नी का एंगल 2 पाई रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो उसे 1/4 से डिवाइड कर लिया 4 से। ठीक है, तो ये π/2 होता है। तो आपने कल देखा था कि अगर हम मान लीजिए हम t0 पर इसमें हम स्टार्ट करते हैं, वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि x 0 है। तो x जब 0 आता है t0 पर तो आपका जो फेज फाई है वो 0 है, इनिशियल फेज। और जो हमारी इक्वेशन है वो सिंपल हो जाती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कल के उसमें आपने ग्राफ भी बताया था, इस तरह का साइन का कर्व होता है। हमने आपको कल ये समझा दिया है अच्छी तरह से कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो साइन कर्व को फॉलो करेगा। इसका मीनिंग है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये यूनिटरी मेथड नहीं है। ठीक, अगर आप आगे हम चल के इसके क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ पर आ रहा है, आपने अभी अभी देखा कि ये टोटल टाइम पीरियड t होता है, ये t/4 होगा और ये t/2 होगा, हाफ टाइम पीरियड होगा। ठीक है ना, आप इसमें अगर किसी भी पोजीशन पर वैल्यू पुटअप कर दें और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए या एंगल पुटअप कर दें, ओमेगा टी एंगल रिप्रेजेंट करता है, अगर एंगल आप रखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, वो इस इक्वेशन से निकाला जाएगा जिसको कि हम आगे न्यूमेरिकल में निकालेंगे। ठीक है ना, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने कल देखा था अगर टाइम t0 है और हम डिस्प्लेसमेंट को a ले लें तो हमारा जो फाई है
वो 90 आता है यहाँ पर, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। इसका मतलब है हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया है टाइम t0 को। ठीक, कल के लेक्चर में देखें लास्ट में, तब जो इक्वेशन आती है वो a = a cos ओमेगा t आती है। अब हमारे यहाँ कल जो हमने देखा था कि अगर मान लीजिए हम टाइम जब स्टार्ट करते हैं तो 0 और ये पोजीशन जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसके बीच में अगर कहीं से स्टार्ट करते हैं तो एंगल कुछ और निकल कर आता है। जैसे कल के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर हम t0 पर डिस्प्लेसमेंट को a/2 ले लें, अब हमें थर्ड पॉइंट पर आना है और इसी से इनके वो निकालने हैं। अगर हम t0 पर डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड का हाफ ले लें तो आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में x की जगह a/2 पुटअप करेंगे और यहाँ पर a होगा ये साइन ओमेगा t प्लस फाई, t को 0 रख दे रहे हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखें ये 1/2 हो जाएगा और फाई जो है वो π/6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने इसकी थ्योरी को लास्ट में डिस्कशन किया है, इसलिए आप कल का लेक्चर को पहले डिस्कशन देखें और उसके बाद इसको चेक करें आप। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट पर आते हैं मेन, जब फाई जो है वो π/6 हो गया उस समय जो हम इक्वेशन है वो क्या लिखेंगे, x = a साइन ओमेगा t प्लस π/6। ठीक है, अब हम इसको साइन a प्लस b के फार्मूले से ओपन करेंगे, तो x = a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसमें वैल्यू बता दें जरा, इसकी कितनी होगी, क्या cos π/6 है ना, √3/2 होगा ना, तो √3/2 साइन ओमेगा t 1/2 cos ओमेगा t। ठीक है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम जनरल में देखें तो हम किसी इक्वेशन को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें साइन फंक्शन भी होगा और कॉस फंक्शन भी होगा। ठीक है ना। तो a वैसे यहाँ एम्पलीट्यूड है, हम यहाँ a1 और a2 ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, a1 साइन ओमेगा t b1 कॉस ओमेगा t। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, क्योंकि आप इसमें √3/2 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग कांस्टेंट टर्म आएगा। समझ लीजिए हमने वहां a1 नोट कर दिया है, ठीक, और 1/2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, उसको हमने b1 से नोट कर दिया है। तो तीन तरह का रिप्रेजेंटेशन बनता है, एक तो x = a साइन ओमेगा t, दूसरा बनता है x = a cos ओमेगा t, और तीसरा जो फॉर्म है जिसमें साइन और कॉस दोनों आते हैं उसमें a1 और a2 आता है। ठीक, अब यहां पर एक बात समझें, अगर यहां पर नोट कर दे नीचे, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन and cosine function is also a periodic function, a linear combination of sine and cosine function is also a periodic function। तो यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, हम इस तरह का जो फंक्शन है जो साइन और कॉस के दोनों आते हैं, जब हमने इस फॉर्म से, इसमें केवल साइन है, इसमें साइन और कॉस दोनों है, तो जब हम इससे ये फंक्शन बना सकते हैं तो इससे हम ये भी बना सकते हैं। समझ गए ना। उसके क्वेश्चन जो हैं वो 11th में आते हैं, अभी हम फिलहाल एक लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। पहले तो हम इसको आर्टिकल ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए x = चलो a1 से ले रहे हैं, a1 साइन ओमेगा t और b1 कॉस ओमेगा t है और इसको हमें कंबाइंड करना है।
ठीक, तो क्या करते हैं कि कई मेथड हैं, उसमें एक ये है कि हम A1 की जगह यहाँ साइन है ना, तो कॉस डालें, कॉस थीटा नोट करें, और B1 की जगह R साइन थीटा नोट करें। ठीक, अब वैल्यू पुटअप कर दो, x इज इक्वल टू R हम कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखना हमने लाइन जंप की है, कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक, तो x इज इक्वल टू R, ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमने इसको इसमें कंबाइंड कर दिया। अब जो इक्वेशन आई है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो R है, कैपिटल R है, जैसे कि वहां पर आप कंपेयर करके देख चुके होंगे। हाँ, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो R आपको मिल जाएगा। A1 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप नोट करते जाएं, cos स्क्वायर थीटा, B1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को सम कर दें, नेचुरल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और A1 स्क्वायर यहाँ B1 स्क्वायर होगा, और R इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर आ गया। इससे एम्पलीट्यूड मिलता है। इसका मतलब हम इन दोनों के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट ले लें तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। यहाँ पर एंगल और चाहिए होगा थीटा हमें, ओमेगा टी तो यही है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, तो थीटा नेचुरल है, क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को जैसे वेक्टर में आप करते थे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो थीटा मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका टेन थीटा आ जाएगा। ये आपका B1 अपान A1 यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स B1 अपान A1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल मेथड हो गया, जिससे कि हम दो साइन और कॉस जो दो फंक्शन होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये जो आपने आर्टिकल यहाँ लिखा है, ये फिजिक्स में और भी जगह काम आएगा, 12th में भी काम आता है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई फंक्शन साइन और कॉस दोनों से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसको हम सिंगल साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका नया फेज निकाल सकते हैं। नोट कर लिया है? तो हमने जो ये रिप्रेजेंटेशन आपको किया है, बिल्कुल इसी के बेसिस पर आप नीचे क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन आगे लगवाएंगे। y इज इक्वल टू, नोट करें जरा, इसी में नीचे क्वेश्चन डालकर, y इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट साइन 3 पाई टी, साइन नोट कर रहे हैं, साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 कॉस 3 पाई टी। इसका लिखिए फाइंड एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज। तो आर कॉस थीटा किसको लिखें? आर कॉस थीटा किसको लिखा जाए? अभी अभी नोट किया है, उसमें देख लो, आर कॉस थीटा लिखा है A1 को, B1 को लिखा है आर साइन थीटा। जो साइन के साथ में नंबर आता है उसको कॉस से रिप्रेजेंट कर दें, तो 5 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और 5 बाहर 5 लिखे हैं वो कहाँ जाएंगे, ये इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, या आप डायरेक्ट, अगर ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव के लिए तो डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, आप कोफिशिएंट को यानी 5 का स्क्वायर और 5 रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 10 आ जाएगा। आप स्क्वायर करके ऐड नहीं कर सकते क्या?
तो ये आपका एम्पलीट्यूड बन गया, ठीक है ना। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जरा डिवाइड कर दें आप इक्वेशन नंबर 1, जैसा अभी हमने आर्टिकल में किया था। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा कितना हो गया बोलिए, π/3 60 डिग्री। इसका मतलब है कि हम इसकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलिए। आप वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू डाल दें r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है, और डालकर उसको कंबाइंड कर दें। तो y इज इक्वल टू इनकी दोनों की वैल्यू पुटअप करें और फिर आपका बन जाएगा r sin 3πt प्लस क्या बनेगा थीटा, ठीक है ना, r sin 3πt प्लस थीटा। y इज इक्वल टू जहां 5 लिखा है वहां लिख दीजिए r cos थीटा और sin 3πt को लिखा रहने दीजिए। जहां 5√3 है वहां पर डाल दीजिए r sin थीटा और cos 3πt को लिखा रहे। अभी तो आर्टिकल बनाया है। y इज इक्वल टू r को कॉमन ले लें तो sin a cos b का ये फार्मूला बन जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं sin 3πt प्लस थीटा, बना रहने दो ऐसे इसको, ठीक है। अब r की जगह 10 लिख दो, sin 3πt और थीटा कितना हो गया π/3, ठीक। अब एम्पलीट्यूड कितना आया 10 और 3πt प्लस π/3 फेज है और π/3 इनिशियल फेज है। बाकी कुछ और भी कैलकुलेशन होते हैं वो आगे बताए जाएंगे, ठीक है ना। इसको कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि जैसे आपका y है, ये मेथड है आपका, कर सकते हैं आप इस तरह से, बुक्स में भी मिलेगा कि 5 में 2 मल्टीप्लाई किया। ये आइडिया आपको खुद लेना पड़ेगा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 3πt प्लस √3/2 cos 3πt, इसकी जगह यहाँ 10 लिखें और साइन को हम जरा पहले लिख ले रहे हैं, और 1/2 कितना होता है cos π/3 प्लस ये हो जाएगा sin π/3। और ये sin a cos b का फार्मूला बना लें यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू 10 sin 3πt प्लस π/3, देखिए ये कंबाइंड हो गया। तो ये नंबर आप फिर वहां देखना पड़ेगा, आपका 3π/2 है, यहाँ √3 लिखा हुआ है, तो आपको तो वैल्यू मालूम है ना 30 डिग्री 60 डिग्री की क्या होती हैं। अगर नॉन वैल्यू हैं तो आप कर सकते हैं 1/2 यहाँ कर लो, एक जैसे एंगल होने चाहिए दोनों जगह, फिर उसी 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं बने तो ये मेथड है आपका, r cos थीटा लिखें, r sin थीटा लिखें और फिर उससे कन्वर्ट करें आप। इनिशियल फेज ये होता है, ध्यान रखो ये है, हाँ थीटा की वैल्यू, अरे ओमेगा टी के पास जो लिखा होता है एंगल वो इनिशियल फेज, हाँ ठीक है। एंगल को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के और क्वेश्चन दिए रहते हैं बुक्स में, वो हम लोग बाद में इनको अटेम्प्ट करेंगे। हमने आपको कंबाइंड करना सिखा दिया है। अगर r cos थीटा r sin थीटा से कंबाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें, बिल्कुल भी। लिख लिया ये वाला, दूसरा मेथड भी नोट जरूर करना और करके। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिखिए फोरियर सीरीज, FOURIER, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज देखिए, एनी पीरियोडिक फंक्शन, एनी पीरियोडिक फंक्शन with period t, any periodic function with period t can be represented
कैन बी रिप्रेजेंटेड as a linear combination, as a linear combination लिखा, any periodic function with period t can be represented as a linear combination of function. अब आप फंक्शन नोट करें, एफ टी सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, ब्रैकेट में ए एन cos 2 पाई एन टी इंटू टी, ठीक से नोट करना फंक्शन को, प्लस बी एन साइन 2 पाई एन टी। Any periodic function with period t can be represented as a linear combination of the function. यानी कोई भी जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो इनके कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। इनका मतलब ये है, ठीक। फोरियर जो सीरीज है वो आपको शायद 11th में नहीं होगी गिवन, ये मैथ में आगे हायर में फोरियर एनालिसिस पूरा डिटेल चलता है सिस्टम, मतलब टॉपिक है पूरा एक मैथ का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पॉइंट नीचे लिखा है, फॉर एन इज इक्वल टू 0, अगर एन 0 डालते हैं तो क्या आएगा फंक्शन एफ टी, देखिए फॉर एन इज इक्वल टू 0 एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट, देख लें ध्यान से, साइन 0 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो ए नॉट जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, नंबर है समथिंग, ठीक है ना। तो नोट करें नीचे, सिंस ए नॉट इज द कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक माना जाता है। सिंस ए नॉट इज द कांस्टेंट फंक्शन, इट इज पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी, इट इज पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी। आप ये बात को समझ गए, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वो तो हमेशा रिपीट हो रहा है, तो किसी भी टाइम पर वो पीरियोडिक है, समझ रहे हैं ना। जैसे एफ इज इक्वल टू 2 हो 3 हो, वो तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इसको भी पीरियोडिक मानते हैं, है ना, ठीक है ना। कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है उसका है, ओके। इसके बाद आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, लिखिए सिमिलरली फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2 एफ टी इज इक्वल टू, अगर 0 डालेंगे तो ए नॉट मिलेगा, अगर इसमें 1 डालेंगे तो a1 cos 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस b1 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, जब 2 पुटअप करेंगे तो a2 साइन 4 पाई बाई टी इंटू टी प्लस b2, चलो कास लिख दो चाहे साइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 4 पाई बाई टी इंटू टी डॉट डॉट डॉट। हमने एन की वैल्यू पुटअप कर दी इनकी सीरीज में। जब हमने 0 डाला तो ए नॉट आया, 1 पुटअप किया तो फर्स्ट टर्म, 2 पुटअप करेंगे तो सेकेंड टर्म आया। आगे डॉट डॉट करके छोड़ दें, देखिए दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फोरियर सीरीज, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फोरियर सीरीज and coefficient a0, a1, a2 are called
फोरियर कॉफिशिएंट, जो कांस्टेंट टर्म है इसके A0, A1, A2 आर कॉल्ड फोरियर कॉफिशिएंट। अब नेक्स्ट पैरा में लिखे हैं अपने मतलब की चीज, लिखे ए पीरियोडिक मोशन फॉर विच, ए पीरियोडिक मोशन फॉर विच only the Fourier coefficient, a periodic motion for which only the Fourier coefficient A1 and B1, यानी बीच वाला जो टर्म है, Fourier coefficient A1 and B1 are non-zero is called simple harmonic motion, is called simple harmonic motion. Hence for SHM a function is represented by, and hence for SHM a function is represented by A1 cos 2 pi by t प्लस B1 साइन, बस इसका टर्म ले लें जिसमें 1 है, यानी इन्होंने ये बोला है कि जब हम n1 रखेंगे तो जो ये फंक्शन बनेगा ये SHM को रिप्रेजेंट करता है। आप समझ गए होंगे बात, हम बहुत डिटेल्ड एक्सप्रेशन अब कर चुके हैं कि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन SHM को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, जिसमें 1 आ गया है। एक बात और जरा ध्यान देना, हम बोर्ड में एक डायग्राम बना रहे हैं, आप जरा समझें, इसको नोट कर लिया आपने। देखिए जैसे मान लो कोई फंक्शन ले ले रहे, ये पीरियोडिक है, चलो ये SHM भी है, पीरियोडिक भी है ना, कॉस का ऐसे ही बना रहे हैं, बनाए ना इसको, ये फंक्शन ए भी है, पीरियोडिक है, ठीक है। एक और कोई फंक्शन यहां ले ले रहे हैं, ऐसे करके बनाते चले जाओ, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है ना, स्क्वायर फंक्शन है, हमने ये लाइन खींची, यहां लाए, फिर ये बना लिया। पीरियोडिक मतलब अपनी पोजीशन को रिपीट करे सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, 3 फंक्शन बना लिए, ठीक। अगर इनको हम कंबाइंड कर दें तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि कंबाइंड करने हम एक्चुअल नहीं कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, हमें ऑर्डिनेट और इनके कोऑर्डिनेट को जो है वो सम करना पड़ेगा एग्जैक्ट। लेकिन अगर इनका आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये कुछ मतलब जो है कर्व टाइप का, अलग टाइप का फंक्शन बन जाएगा जाके, ठीक है ना, हो सकता है वो नॉन पीरियोडिक भी हो। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे फंक्शन को नंबर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फंक्शन का, ये बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। इसमें से ये जो फंक्शन है ये उन्होंने बोला है कि ये SHM को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और फिर इससे हम सिंगल साइन फंक्शन भी बना सकते हैं और सिंगल कॉस फंक्शन भी बना सकते हैं, समझ गए ना। इसके बाद आप हेडिंग डालें, लिखिए कॉज ऑफ ऑसिलेशन, कॉज ऑफ ऑसिलेशन। फोरियर की कोई जरूरत वो नहीं है, लेकिन बेसिक बस बात ध्यान रखना, उन्होंने इसका डिटेल स्टडी किया है काफी और उसको रिप्रेजेंटेशन किया है फंक्शन से। हाँ क्या लिखा, कॉज ऑफ ऑसिलेशन, लिखिए कंसीडर ए पार्टिकल, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है इसको समझने के लिए। कंसीडर ए पार्टिकल फ्री टू मूव ऑन एक्स एक्सिस, कंसीडर a particle free to move on x-axis is being acted upon by a force given by F is equal to minus k x power n, by a force given by F is equal to minus k x power n। लिखिए इफ n इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट लगा दें, यानी इवन नंबर। इफ n इज इवन
पहले तो चेक कर लें n इवन में होगा क्या, 2 पर डाल के देख रहे हैं। अगर मान लीजिए n को आपने 2 डाला तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर होगा। फोर्स, पॉजिटिव फोर्स का मतलब ओरिजिन से राइट को लग रहा है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट को लग रहा है, ठीक है। अगर आप F वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं कहीं पर, F वर्सेस x का, तो ये ऊपर फोर्स पॉजिटिव है और नीचे वाला फोर्स नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव फोर्स का मीनिंग है कि राइट को लग रहा है और नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट को लगेगा। यहाँ x की वैल्यू ध्यान से समझें, अगर हम पॉजिटिव डालें तो तब भी फोर्स नेगेटिव होगा, और अगर हम x नेगेटिव डाल दें तब भी फोर्स नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि चाहे पार्टिकल इस तरफ फोर्स लगाएं चाहे यहां लगाएं, फोर्स ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन को एक्ट करेगा, इसमें ऑसिलेशन नहीं हो सकता है। इसमें पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करेगा और किधर, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस को। अगर जा भी इधर रहा होगा तो रुक के फिर वापस इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर n इवन में है, लिखिए इफ n इज इवन वेदर x इज नेगेटिव or positive. If n is even, whether x is positive or negative, force is always along, force is always along negative x-axis, force is always along negative x-axis. It means मोशन ऑफ पार्टिकल इज, हाँ हेंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, नेगेटिव एक्स एक्सिस, हेंस मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन ऑसिलेटरी, मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन ऑसिलेटरी। और यहां पर आपने अगर ना बनाया हो तो डायग्राम में आप बना देना, फोर्स हमेशा इस तरफ को लगेगा, एक्स चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। अब हम ऑड को चेक करेंगे, लिखिए इफ n इज इक्वल टू 1, 3, 5, ये बना दिया आपने x को नेगेटिव में, ठीक। इफ n इज इक्वल टू 1, 3, 5 डॉट डॉट, क्या बनेगा अगर f, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स और f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 3, इस तरह के टर्म बनेंगे। लेकिन इसमें अगर x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव लगेगा, x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव लगेगा। इनमें ऑसिलेटरी मोशन होगा, जितने भी ऑड होंगे इनमें जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो SHM होगा। में आ गई होगी बात, यहीं से थ्योरी स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। लिखिए इफ n इज ऑड इंटीजर, इफ n इज ऑड इंटीजर, फोर्स इज अलोंग negative x-axis, force is along negative x-axis for x greater than 0 and for x less than 0 it is along positive x-axis, it is along positive x-axis। इसका मतलब फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करेगा। लिखा पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट, पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 0 डालना। द फोर्स इन दिस केस इज कॉल्ड, द फोर्स इन दिस केस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स इन दिस केस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। एंड for n is equal to 1, कॉमा लगा के लिख दें f इज इक्वल टू माइनस के एक्स
The motion is said to be SHM. The motion is said to be SHM. R L is equal to 1, कॉमा लगा के लिख दें, F is equal to minus KX. The motion is said to be SHM. आप समझ गए होंगे बात को. नेक्स्ट हेडिंग डालें, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन. नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन which cannot be expressed in terms of single harmonic function, which cannot be expressed in terms of single harmonic function as single harmonic function as y is equal to a1 sin ओमेगा टी b1 cos 2 ओमेगा टी. इनको कंबाइंड नहीं किया जा सकता है. आप ध्यान रखना, दोनों जगह साइन हो, दोनों जगह कास हो, एक जगह साइन हो, एक जगह कास हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल है. कौन सी? ओमेगा एंगुलर. तो कंबाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो फिर कंबाइंड नहीं हो सकता है. फार्मूला ही नहीं बनेगा साइन ए प्लस बी का. समझ गए ना? कांस्टेंट डालोगे, जब इक्वल ही नहीं है तो फार्मूला कैसे बनेगा? तो ये नॉन हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं. समझ गए ना? तो देख के ही बता देना कि ये पीरियोडिक हैं, ये दोनों इंडिविजुअली ये पीरियोडिक हैं. समझ गए ना? लेकिन ये हार्मोनिक नहीं है. ठीक है, ये नॉन हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं. अब आप हेडिंग डालें, आगे इनकी कुछ डिफिनीशन है. इसके अंदर लिखिए टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड देखिए, इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी after which the periodic motion of a body repeats itself. It is the least interval of time after which the periodic motion of a body repeats itself. कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में लिख देना. हमने अभी आपको बताया था कि जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से अगर स्टार्ट होता है, हम t0 लेते हैं, यहाँ कॉर्नर तक गया, टाइम t/4, वापस आया टाइम t/2, ठीक, यहां पर 3t/4, फिर ये वापस आया t. देखिए, टाइम पीरियड को अगर हम स्टार्ट करते हैं बताने के लिए तो जरूरी नहीं हम यहां से स्टार्ट करें, हम कॉर्नर से भी ले सकते हैं. जैसे यहां से आप स्टार्ट कीजिए, अगर यहां से स्टार्ट करके पार्टिकल यहां तक आता है तो सीधे यहां पर कितना हो गया? t/2, और वापस यहां आया तो t हो गया. क्योंकि आपकी डिफिनीशन में क्या है कि अपनी पोजीशन को रिपीट करें. यहां पर भी वो पोजीशन रिपीट करेगा, कॉर्नर से स्टार्ट कर ले तब भी रिपीट करेगा. फंक्शन चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो. ठीक है, हम t0 हमने यहां से स्टार्ट कर लिया. एरो आपका, हम एरो लगा दे रहे हैं, एरो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोशन कैसे कैसे हो रहा है. ठीक है ना? ऐसे गया पार्टिकल, इधर आया, फिर वापस यहां आ गया तो t हो गया. ठीक, तो आप एक पूरी कंप्लीट जर्नी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक, बना लिया डायग्राम. देखिए नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ये डायग्राम बना लिए ना? ठीक, फ्रीक्वेंसी लिखिए. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन. आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन executed by body per second. Executed by body per second. फ्रीक्वेंसी को हम f से और कुछ बुक में न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी 1/t के इक्वल होगी. ठीक है ना? और यूनिट इसकी सेकंड पावर -1 हर्ट्ज या cps, साइकिल पर सेकंड. ठीक है ना? तीनों में कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप.
सेकेंड पावर -1 हर्ट्ज या CPS, साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ से, इसको न्यू से करेंगे, F1/T होगा, लिख लिया। नेक्स्ट लिखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट करते हैं, 2 पाई, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी विद फैक्टर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी विद फैक्टर 2 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई T या 2 पाई न्यू, 1/T की जगह न्यू लिख दिया है। यूनिट रेडियन पर सेकेंड, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। देखो सर्कुलर मोशन में हम ओमेगा को पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन में इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोला करते हैं वहां पर, ठीक है ना। वहां पर भी ध्यान रखना, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं, वैसे एंगुलर वेलोसिटी है वहां पर, ठीक है ना, यूनिट भी यही चलती है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका, तो जो एंगुलर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, तो ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। इसमें भी जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लेंगे और उसमें अगर 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। वहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी दोनों मैच कर जाते हैं, समझ गए ना। लेकिन वहां पर हम एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं, आपको मालूम होगा जनरल में जो आपने पढ़ा है। यहां आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, निकल आएगा। नेक्स्ट लिखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटीज। Displacement represent changes in physical quantities with time, such as position, comma angle, फिर comma pressure, comma electric and magnetic field। देखिए बोल रहे हैं, पोजीशन है, एंगल, प्रेशर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो इक्वेशन आप लिखते हैं ना, जिसमें y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये जो y है आपका, वो यहां टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर भी ये जो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब वो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है, समझ गए। वहां ग्राफ पर जब बनाएंगे तो y एक्सिस पर E, समझ गए ना। यानी अकेले यही नहीं है रिप्रेजेंटेशन, प्रेशर का वेरिएशन P इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी, कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट करे साइन और कॉस को, तो उसमें जो y है, जो लेफ्ट में टर्म आप लिख रहे हैं, वो जनरल टर्म है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। यहां पर पोजीशन है कि पोजीशन ओरिजिन से कहां पर है, समझ गए ना। इसी में नोट करें, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखें। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड as a function of time. It can have both positive and negative values. It can have both positive and negative values. In SHM, it can be represented, in SHM, it can be represented by x and y depending upon whether, वैसे सभी में होगा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एंड वाई डिपेंडिंग अपॉन वेदर फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस along x एक्सेस और y एक्सेस।
फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, आप जो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करते हैं वो फ्रॉम मीन पोजीशन। आपने जो इक्वेशन बनाई है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या उनका कॉम्बिनेशन, उसमें स्ट्रिक्टली डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। आप चाहे वहां लिख देना डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन नेचुरल है कि पीरियोडिक फंक्शन वो होंगे जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करेंगे, ठीक है ना। लिखिए पीरियोडिक फंक्शन आर दोज फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन आर दोज फंक्शन which are used to represent periodic motion. Periodic function are those function which are used to represent periodic motion. A function is said to be periodic if a function is said to be periodic if नोट करें एफ टी इज इक्वल टू देखिए एफ टी टी प्लस कैपिटल टी या टी प्लस कैपिटल टू टी, मैथ में भी यूज करते हैं आप, या टी प्लस एन टी। यहां पर कैपिटल टी क्या है? पीरियड है इसका। देखिए कैपिटल टी इज द पीरियड ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा प्लस 2 पाई हम यहां पर एंगल के टर्म्स में ले लिया है, ठीक है ना। हम टाइम के भी फंक्शन में ले सकते हैं और एंगल के भी, दोनों के फंक्शन में। तो यहां पर पीरियड साइन, आपको मालूम है इनकी वैल्यू इक्वल होती है। यहां पर जो पीरियड है साइन फंक्शन का या कॉस फंक्शन का वो 2 पाई है पीरियड। 2 पाई के बाद वो अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं। साइन थीटा या साइन थीटा प्लस 2 पाई एक ही होती वैल्यू, हाँ, तो तभी वो पीरियड बना टी कि 2 पाई के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। साइन और कॉस दोनों का टाइम पीरियड 2 पाई है। टेन थीटा का कितना होता है? वो पाई होता है। वो पाई के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। आपने फंक्शन में मैथ में किया होगा, वहां पर है सारे इनके फंक्शन, ठीक है ना, कि पीरियड वहां लर्न कराए जाते हैं। मॉड फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, बहुत सारे हैं वहां पर पीरियड, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको फोरियर एनालिसिस से और बेसिक थ्योरी से, एसएसएम की बेसिक थ्योरी को डिस्कशन कर दिया है। नेक्स्ट हम कल फेज का डिस्कशन करेंगे। ओके।